14 जुलाई 1948 का दिन था जब उस वक्त के गवर्नर जनरल कायद आज़म को उनकी अदालत के पेश नज़र कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल किया गया था। उसके बाद वो फ़कत 60 दिन ही ज़िंदा रहे और 11 सितंबर 1948 को अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। ये पुरअसरार कहानी आज तक हल नहीं हो सकी कि कायद आज़म को शदीद बीमारी के आलम में कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का मशवरा किसने दिया था। ज़ियारत पहुंचने के एक हफ़्ते के अंदर इनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि इनकी ज़िंदगी में पहली मर्तबा उनकी सेहत खुद उनके लिए परेशानी का बायस बन गई। अब तक का ख्याल था कि वो सेहत को अपनी मर्ज़ी के ताबे रख सकते हैं, मगर 21 जुलाई 1948 को जब इन्हें ज़ियारत पहुंचे हुए फ़कत एक हफ़्ता गुजरा था, इन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि अब इन्हें सेहत के सिलसिले में ज़्यादा ख़तरात नहीं मोल लेने चाहिए और ये कि अब इन्हें वाकई किसी अच्छे तिबी मशवरे और तवज्जो की ज़रूरत है। जब उस वक्त के डॉक्टर इलाही बख्श ने जिना को बताया कि इन्हें ट्यूबरक्लोसिस का मर्ज लाहिक है, तो इस पर जिना ने जवाब दिया, डॉक्टर ये तो मैं 12 बरस से जानता हूँ। मैंने अपने मर्ज को सिर्फ इसलिए जाहिर नहीं किया था कि हिंदू मेरी मौत का इंतज़ार ना करने लगे। अगर अप्रैल 1947 में माउंट बेटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी को भी इस गैर मामूली राज का इल्म हो जाता जिसको मुंबई के एक मशहूर तबीब डॉक्टर JAL पटेल के दफ्तर की तिजोरी में इंतहाई हिफाजत से रखा हुआ था, तो शायद हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता और आज एशिया की तारीख का दायरा किसी और रुख पर बह रहा होता। ये वो राज था जिससे बरतानी सीक्रेट सर्विस भी आशना थी। ये राज जिना के फेफड़ों की एक एक्सरे फिल्म थी जिसमें बानी पाकिस्तान के फेफड़ों पर टेबल टेनिस की गेंद के बराबर 2 बड़े धब्बे साफ नजर आ रहे थे, जिससे वाज़े हो गया था कि जिना को ट्यूबरक्लोसिस का मर्ज जिना के फेफड़ों पर किस कदर जारहाना अंदाज में हमला आवर हो चुका है। माउंट बेटन ने एक इंटरव्यू में बताया कि सारी ताकत जिना के हाथ में थी। अगर किसी ने मुझे बताया होता कि वो बहुत कम अरसे में ही फौत हो जाएंगे तो मैं हिंदुस्तान को कभी तकसीम ना होने देता। 11 सितंबर 1948 को जिना को स्ट्रेचर पर डालकर इनके वाइकिंग त्यारे तक पहुंचा दिया गया। जब इन्हें त्यारे तक ले जाया जा रहा था तो अमले ने इन्हें सलामी दी और फिर सब देखकर हैरान रह गए कि जिना ने इंतहाई नकाहत के बावजूद खुद ही इनका जवाब दिया और इनके हाथ की जंबिश से महसूस होता था कि इन्हें बिस्तर मुर्ग पर भी नज़्म व ज़ब्त के तकाज़ों का मुकम्मल एहसास था। त्यारे ने कोयटा से कराची तक का सफ़र 2 घंटे में तय किया। इस दौरान जिना बड़े बेचैन रहे। इन्हें बार बार ऑक्सीजन दी जाती रही। ये फ़र्ज इनके साथ मौजूद कभी फातिमा जिना करती और कभी डॉक्टर इलाही बख्श अदा करते। त्यारा जिना को लेकर 2 घंटों के सफ़र के बाद सहपहर 4:15 बजे माड़ीपुर के एयरपोर्ट पर उतरा। गवर्नर जनरल के स्टाफ ने इन्हें त्यारे से रिसीव करके स्ट्रेचर पर डालकर फौजी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया। जिना की एम्बुलेंस ने अभी फ़कत 4 मील का फासला ही तय किया था कि इसका इंजन पेट्रोल ख़त्म होने के बायस एक ही झटके से बंद हो गया और इसके साथ साथ एम्बुलेंस के पीछे आने वाली कारें, सामान से भरे ट्रक और दूसरी गाड़ियां भी रुक गई। जिना की हालत इस काबिल नहीं थी कि रास्ते में बिला वजह एक लम्हा भी ज़ाया किया जाता। ड्राइवर 20 मिनट तक इंजन को ठीक करने की जिद्दोजहद करता रहा, मगर एम्बुलेंस में हब्स का आलम था, सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। इस बेचैनी के आलम में सैकड़ों मक्खियाँ थीं जो जिना के चेहरे के इर्द गिर्द मंडला रही थीं और इनमें इन्हें उड़ाने की सकत भी ना थी। फातिमा जिना उनको बारी बारी गत्ते के एक टुकड़े से पंखा झूलती रहीं। हर लम्हा बड़ी अजियत में गुजरता रहा। इस मौके पर सबसे हैरान और ताज्जुब की बात यह थी कि दारुल हुकूमत में से किसी ने ये जानने की जहमत भी ना की कि जिना 4:15 बजे एयरपोर्ट पर उतरने के बावजूद अभी तक गवर्नर जनरल हाउस क्यों नहीं पहुंचे और इनका काफिला कहाँ है और इनकी तबीयत कैसी है। एम्बुलेंस ख़राब होने के दौरान फातिमा जिना के हुक्म पर मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल नूल्स और डॉक्टर मुस्तरी दूसरी एम्बुलेंस लेने रवाना हो गए थे। कर्नल नूल्स और डॉक्टर मुस्तरी को गए बहुत देर हो गई थी। इधर कायद आज़म की हालत मज़ीद बिगड़ती जा रही थी, लेकिन ना फौजी एम्बुलेंस का इंजन दुरुस्त हुआ, ना कोई मुतबादल इंतज़ाम हो सका। इनकी हालत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि ना स्ट्रेचर को किसी कार पर रखा जा सकता था, ना वो कार की सीट पर लेट सकते थे। इतने में खुदा करके कर्नल नूल्स और डॉक्टर मुस्तरी एक दूसरी एम्बुलेंस कहीं से लेकर वापस आ गए। जिना को दूसरी एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर डालकर इसमें मुंतकिल कर दिया गया और यूं शाम 6:10 पर वो गवर्नर जनरल हाउस पहुंचे। एयरपोर्ट से रिहाइश गाह तक का 9 मील का फासला जो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट में तय हो जाना चाहिए था, जो तकरीबन 2 घंटों में तय हुआ। यानी 2 घंटे कोयटा से कराची तक और 2 घंटे एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस तक।
गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जिन्ना फ़कत 4.25 घंटे जिंदा रहे और इस दौरान वो तकरीबन बेचैनी और तकलीफ के आलम में रहे। डॉक्टरों ने इन्हें ताकत का एक इंजेक्शन लगाया और डॉक्टर इलाही बख्श के बकौल जब इनको होश आया, इनके होश आने पर इन्होंने जिन्ना से कहा कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे। तो जिन्ना ने आहिस्तगी से कहा, नहीं, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। डॉक्टर इलाही बख्श के मुताबिक ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी अल्फाज थे। इस पर डॉक्टर रियाज अली शाह ने लिखा है, जिन्ना के आखिरी अल्फाज अल्लाह पाकिस्तान थे। जबकि इस पर फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माई ब्रादर में लिखा है, जिन्ना ने 2 घंटे की नींद के बाद आंखें खोली, सर और आंखों से मुझे अपने करीब बुलाकर कहा, फाती खुदा हाफिज, और कलमा पढ़ा। फिर इनका सर दाएं जाना मुड़ गया और आंखें बंद हो गई। नाजरीन, ये पुरस्रार कहानी आज तक हल ना हो सकी कि कायद आज़म को कोयटा से ज़ियारत जाने का मशवरा किसने दिया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस का पेट्रोल कैसे ख़त्म हो गया और इंजन कैसे ख़राब हो गया। इस वाक़े को अब तक 72 साल गुजर चुके हैं और अब तक ऐसा कोई ज़रिया नहीं जो कौम को इस वाक़े की असलियत से आगाह कर सके। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के मुतल्लक काफ़ी सवालात हल हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो हमारे चैनल हसी इन्फो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। खुदा हाफिज़।